गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। थोड़ा सा आपको 2-4 दिन डिस्टर्ब हुआ, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं। सर भी आ गए, मैं भी आ गया, और जीके हिंदी की क्लासें अब रेगुलर हो जाएगी। बस थोड़ा सा फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्ज़ाम था, तो इसलिए थोड़ा सा डाइवर्स होना पड़ा। कल का एग्ज़ाम है, कल के बाद में सभी फ्री हैं, क्योंकि मेनली फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है वही एग्रीकल्चर वाले उसकी तैयारी कर रहे हैं, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ। तो उसमें थोड़ा सा बिजी शेड्यूल की वजह से ये 4-5 दिन की क्लासें आपको शाम को इवनिंग में भी मिल जाएगी, और जो जीके की क्लासें रिकॉर्ड हो चुकी 2-3 दिन में वो आपको डाल दिए जाएंगे। संडे या उसको भी रिकॉर्ड करके गए थे सर, तो वो भी मैं आज डाल दूंगा। पूरा जितना पढ़ाया 2-3 दिन वो कंप्लीटली आपको डाल दिया जाएगा। हमारा चल रहा था, हमारा लास्ट अंतिम जो खाद उर्वरक है उसमें जैव उर्वरक के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? जैव उर्वरक के बारे में। देखो, जैव उर्वरक को समझाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आपको इनको समझना पड़ेगा कि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपको सीधी सी मैं बात करूं तो मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करता हूं, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैव उर्वरक के बारे में हम मेनली बात करेंगे कि कौन कौन से जैव उर्वरक जो है बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर जो नाइट्रोजनी फिक्सेशन करते हैं, और नाइट्रोजनी फिक्सेशन करने के बाद में एक तरीके से हम बात करें तो इमेज देख लेते हैं। देखो, जैव बायो फर्टिलाइजर के बारे में हम थोड़ा सा साइकिल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। नाइट्रोजनी साइकिल, नाइट्रोजनी फिक्सेशन होता है इस तरीके से। ये जो नाइट्रोजनी फिक्सेशन होता है ये किस तरीके से प्लांट को लाभ होता है। देखो, यहाँ पर कुछ इनसोल्यूबल न्यूट्रिएंट हैं, कुछ सोल्यूबल न्यूट्रिएंट हैं, जैसे फास्फोरस है। जो है ये किस तरीके से फास्फोरस को सोल्यूबल करते हैं। फास्फोरस सोल्यूबल जो कवक है, बैक्टीरिया है, ये क्या करते हैं, जो सूक्ष्म जीव है, ये फास्फोरस को सोल्यूबल करके प्लांट को तक पहुंचाते हैं। ये एक तरीके से क्या है, बायो फर्टिलाइजर है। यहां पर हम देखें, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया नाइट्रोजनी फिक्सेशन करेंगे, और नाइट्रोजनी फिक्सेशन करके अमोनिया के रूप में इस तरीके से नाइट्रोजनी फिक्सेशन करेंगे, और फिक्सेशन करके प्लांट की रूट तक ये नाइट्रोजनी फिक्सेशन करके वायुमंडलीय नत्रजन को जो है पौधों तक पहुंचाते हैं। ये एक तरीके से क्या है, नाइट्रोजनी फिक्सेशन है। तो आज की इस क्लास में ये जो मैं आपको बायो फर्टिलाइजर के बारे में बात कर रहा हूं, मेन मुद्दा ये है कि प्लांट को बायो फर्टिलाइजर कैसे काम में आते हैं, कैसे उपयोग विधि है, और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। मक्का में कौन सा लेते हैं, दलहनी फसलों में कौन सा लेते हैं, ज्वार में कौन सा लेते हैं, उनके बारे में उनके एग्जाम्पल हम देखेंगे, निश्चित रूप से पूछते हैं, और किस तरीके से उनकी जो विधि होती है उसके बारे में हम आज की क्लास में हम बात करेंगे। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम बात करेंगे इस पूरी साइकिल के बारे में। और देखो, जैव उर्वरक के अंदर मैंने क्लासिफिकेशन बताया था, सबसे पहले बताया था कि जैव उर्वरक क्या है। आपको ये डिपेंड करना होगा कि जैव उर्वरक क्या है। आपको पता है कि प्राकृतिक उर्वरक जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके फास्फोरस को घुलनशील बनाते हैं और पोषक तत्व प्लांट को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं।
क्या है, आप परिभाषा लिख लेना, ये परिभाषा लिख लेना, ये है एक प्राकृतिक उर्वरक है, यह है एक प्राकृतिक उर्वरक है जो वायुमंडलीय N2 का नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके पौधों को प्राप्त होता है। नाइट्रोजन, वायुमंडल के नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके पौधों को देते हैं तथा फास्फोरस को घुलनशील बनाकर ये क्या करते हैं, पौधों को देते हैं। किसको देते हैं बेटा, पौधों को देते हैं। तो ये क्या है, इसकी परिभाषा, जैव उर्वरक की क्या है, परिभाषा। अब इसका हम क्लासिफिकेशन मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, फिर मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूं कि दो तरीके से हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। जैव उर्वरक का क्लासिफिकेशन हम देखें, बायो फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन हम देखें, तो क्लासिफिकेशन में हम इस तरीके से देखेंगे। पहला हम देखेंगे नाइट्रोजन युक्त जैव उर्वरक। अब जो नाइट्रोजनी फिक्सेशन करने वाले जो उर्वरक हैं वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन युक्त जैव उर्वरक कौन कौन से हैं, ये दो कंडीशन में पाए जाते हैं, एक तो सहजीवी के रूप में और एक मुक्त जीवी के रूप में। एक किसमें पाए जाएंगे, सहजीवी के रूप में, ध्यान से समझने का सारणी को, सहजीवी के रूप में पाए जाएंगे। और एक फ्री लिविंग, ये सिम्बायोटिक और ये फ्री लिविंग, मुक्त जीवी। अब देखो, मुक्त जीवी और फ्री लिविंग का क्या अर्थ है, आपको पता होगा कि सहजीवी के रूप में अगर नाइट्रोजनी फिक्सेशन कर रहा है कोई बैक्टीरिया हो या कोई सूक्ष्म जीव हो, तो ज्यादातर सहजीवी के रूप में बैक्टीरिया होते हैं। सहजीवी के रूप में मैंने बात की, जैसे राइजोबियम, एक उदाहरण दिया मैंने, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, ये दलहनी फसलों में नाइट्रोजनी फिक्सेशन करने वाला है। दलहनी फसलों में क्या करता है, नाइट्रोजनी फिक्सेशन करता है, और ये दलहनी फसलों के साथ सहजीवी संबंध के रूप में रहता है, दलहनी फसलों के साथ। तो दलहनी फसलों में नाइट्रोजनी फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया कौन है, राइजोबियम। सहजीवी का मतलब है कि दलहनी फसलों से ये तो लेता है भोजन और ये प्राप्त करवाता है नाइट्रोजन, पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट और नाइट्रोजन प्राइमरी न्यूट्रिएंट प्राप्त कराता है, तो दोनों को लाभ हो रहा है। अब जब दोनों को लाभ हो रहा है तो उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, सहजीवी संबंध बोलते हैं। तो उदाहरण बताया, राइजोबियम जो है दलहनी फसलों में सहजीवी के रूप में रहता है। दूसरा, दलहनी फसलों के अलावा अदलहनी फसलों में सहजीवी संबंध के रूप में कौन रहता है, अदलहनी फसलों में देखो, दूसरा आ गया अदलहनी फसलों में। और अदलहनी फसलों में जैसे एजेक्टोबैक्टर हो गया, एजोस्पाइरलम हो गया, ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो फसलों में, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, ये दलहनी फसलें नहीं है,
तो ये दलहनी फसलें नहीं, तो अदलहनी फसलों में सहजीवी संबंध के रूप में एजेक्टोबैक्टर और एजोस्पोरम के रूप में जो है वो रहते हैं। तो आपको याद रखना है ये चीज कि दलहनी फसलों के अलावा सहजीवी उदाहरण एजोस्पिलम और एजेक्टोबैक्टर, और एक है एजेलोफ्रन के साथ एनाबीना सहजीवी के रूप में रहती है। तीसरा उदाहरण एजेलोफ्रन एनाबीना के साथ सहजीवी के रूप में रहती है, तो ये चीज याद रखना कि सिम्बायोसिस रिलेशनशिप के रूप में हम देखें तो 3 कंडीशन मैंने बताई। राइजोबियम दलहनी फसलों में सिम्बायोसिस के रूप में रहता है। एदलहनी फसलों में यानी दलहनी के अलावा जो एदलहनी फसलें बच गई, जवार, बाजरा, मक्का, उसमें भी अगर कोई सिम्बायोसिस कंडीशन में रहता है तो एजेक्टोबैक्टर और एजोस्पारियम रहता है। एजोलाफ्रन एनाबिना के साथ भी सहजीवी संबंध के रूप में रहती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के रूप में अगर नाइट्रोजन प्राप्त करवा रहे हैं। एक कंडीशन सिम्बायोसिस है, सहजीवी, दूसरी क्या है, फ्री लिविंग। अब हम पढ़ेंगे फ्री लिविंग, मुक्त रहेंगे। फ्री लिविंग का मतलब है जिनमें जो मुक्त रहते हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो ऑटोट्रोफ्स और फोटोसिंथेसिस करने वाले। हाँ, जैसे एजेक्टोबैक्टर, कोलोस्ट्रिडियम, ये जो है जो परपोषित होते हैं और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। परपोषित व प्रकाश संश्लेषी। परपोषित केवल प्रकाश संश्लेषी, फोटोट्रोफ और क्या होंगे, ऑटोट्रोफ, परपोषित होंगे। तो परपोषित है, परपोषित का मतलब वो बैक्टीरिया जो अपना भोजन दूसरों पर निर्भर रहते हैं। प्रकाश संश्लेषी मतलब जो प्रकाश का संश्लेषण करते हैं, प्रकाश का संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं, तो वो फ्री लिविंग होते हैं, मुक्त, प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में परपोषी, जैसे इसमें पहला अगर आपको उदाहरण पूछे कि ऑटोट्रोफ और फोटोट्रोफ जो है बैक्टीरिया मुक्त जीवी के रूप में, तो एजेक्टोबैक्टर, कोलोस्ट्रिडियम, याद रखना एजेक्टोबैक्टर और एक कौन सा है, कोलोस्ट्रिडियम। तो ये 2 आप याद रखोगे। और एक होते हैं केवल प्रकाश संश्लेषी, जैसे नील हरित शैवाल। एक उदाहरण आप और याद रखोगे, केवल प्रकाश संश्लेषी है। पहला उदाहरण आपने देख लिया, सेकंड देखते हैं इसमें। केवल प्रकाश संश्लेषी, ओनली प्रकाश संश्लेषी, जो प्रकाश का संश्लेषण करते हैं, ओनली प्रकाश संश्लेषण। आपने देखा होगा एजोला, ब्लू, नील हरित शैवाल, बीजीए एक प्रकार से हम बात करें शैवाल है, एल्गी है, लेकिन ये ऐसा सूक्ष्म जीव है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाता है, और इसको हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज करते हैं। आपको पता है कि नहीं पता? तो फोटोसिंथेसिस, फोटोट्रोफ एल्गी हैं जिसको हम बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं। इसको ड्राई करके, सुखा के भी हम जमीन में डालते हैं। तो यहां पर आप याद करोगे नील हरित शैवाल, एग्जाम्पल याद रखोगे, नील हरित शैवाल। तो ये क्लासिफिकेशन मैंने बताया, ये नाइट्रोजन प्राप्त करने वाले, मैंने देखो क्या बताया, एग्जाम्पल याद रखना, नाइट्रोजन युक्त जैव उर्वरक। तो सहजीवी के रूप में राइजोबियम भी रहता है, एदलहनी फसलों में एजेक्टोबैक्टर, एजोस्पार्लियम, एजोलाफ्रन के साथ एनाबिना सहजीवी के संबंध के रूप में रहती है। फ्री लिविंग के रूप में परपोषित और प्रकाश संश्लेषी होता है, एजेक्टोबैक्टर और कोलोस्ट्रिडियम होता है, और केवल प्रकाश संश्लेषी होता है वो बीजीए होता है, नील हरित शैवाल। बोलो समझ में आई? अब दूसरा हम प्रकार पढ़ते हैं, दूसरा जो फास्फोरस। लिखते रहना, आप ध्यान रखना, नोट्स बनाते रहना।
फास्फोरस युक्त सूक्ष्म जीव जो फास्फोरस प्राप्त कराते हैं पौधों को, जो फास्फोरस को देखो देखो ये जो प्लांट है, अब इस प्लांट पे H2SO4 या PO4 माइनस इस तरीके से जब सोल्यूबल करके प्लांट को फास्फोरस उपलब्ध करवाते हैं तो फास्फोरस युक्त सूक्ष्म जीव कहलाते हैं वो, मतलब सोल्युबिलिटी को बढ़ाएंगे, फास्फोरस को सोल्युबिलिटी को, जैसे ही प्लांट को मिलेंगे तो वो सूक्ष्म जीव जो इनके जड़ों में यहां पर पाए जाते हैं जो सोल्युबिलिटी को बढ़ा देंगे, विलेन को घुलने की क्षमता को बढ़ा देंगे, जिससे पौधा आसानी से फास्फोरस को उपलब्ध कर लेगा। तो फास्फोरस युक्त सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं? जो सोल्युबिलिटी को, विलेयशीलता को बढ़ा देते हैं। तो इसमें आपको पता है एक तो वो जीव होते हैं फास्फोरस विलेयशील सूक्ष्म जीव, तो विलेयशील सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? देखो पहला पॉइंट आएगा फास्फोरस की विलेयशीलता को बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीव। अब इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, इसके एग्जाम्पल जरूर पूछते हैं। जो वर्दी के दौरान कार्बनिक अकार्बनिक अम्ल बनाते हैं और फास्फोरस की विलेयता को बढ़ाकर, देखो ये जब ग्रोथ करेंगे, ये सूक्ष्म जीव जब ग्रोथ करेंगे तो यहां पे जब इनकी ग्रोथ हो रही होती है तो ये जब जड़ के पास में ग्रोथ करेंगे तो कार्बनिक पदार्थों को बढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाएंगे और कार्बनिक पदार्थ के साथ साथ अकार्बनिक पदार्थ को भी बढ़ाएंगे, अकार्बनिक पदार्थ को भी इंक्रीज करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज करेंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को, और साथ में फास्फोरस की विलेयशीलता को बढ़ाएंगे ये सूक्ष्म जीव। फास्फोरस की विलेयशीलता को बढ़ाएंगे ये सूक्ष्म जीव। तो बेटा याद रखना, विलेयशीलता को बढ़ाएंगे। अब याद रखना बेटा, इन जड़ों में जैसे जैसे ये सूक्ष्म जीव वृद्धि करेंगे तो यहां पर पाए जाने वाले फास्फोरस, और जब ये वृद्धि करेंगे तो यहां पर कार्बनिक और इनऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थों की कोई भी वृद्धि होगी, और इस वृद्धि के साथ साथ फास्फोरस जल्दी जल्दी घुलेगा और पौधे जल्दी उसको प्राप्त करेंगे, फास्फोरस को पौधे जल्दी प्राप्त करेंगे। तो मतलब ये भी बायो फर्टिलाइजर कहलाए। क्या कहलाए? बायो फर्टिलाइजर। अब वो सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं? वो सूक्ष्म जीव जो है मैं आपको लिखा रहा हूं, एग्जाम्पल आपको लिखा रहा हूं, याद रखना बेटा। फास्फोरस घुलनशीलता अवस्था में बदलने वाले सूक्ष्म जीव है फास्फोरस गोलक जीवाणु। कौन कौन से? देखो उदाहरण लिखा रहा हूं मैं आपको, पहला एग्जाम्पल देखते रहो। फास्फोरस देखो P2O5 फास्फोरस गोलक जीवाणु, फास्फोरस गोलक जीवाणु, इनको बोलते हैं PSB, फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया। अब इनके एग्जाम्पल आपको याद रखना है जो फास्फोरस की विलेयशीलता को बढ़ाएंगे। बस यही आपके एग्जाम में पूछी जाता है, यही आपके एग्जाम में कि कौन से सूक्ष्म जीव या कौन से, अब सूक्ष्म जीवों में बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया भी आ गया, कवक भी आ गया, शैवाल भी आ गया, एक्टिनोमाइसिटीज भी आ गई। तो हम सबसे पहले हम बैक्टीरिया की बात करें, फास्फोरस गोलक जीवाणु के बारे में बात करें, पहला एग्जाम्पल। तो वो कौन से जीवाणु हैं जो यहां वृद्धि के दौरान कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को बढ़ाने के साथ साथ
फास्फोरस की विलयशीलता को बढ़ाएंगे। वो जीवाणु कौन कौन से, उनके नाम याद रखना, बेसिलिस मेगाथ्रियम, मेगाथ्रियम, बेसिलिस स्पीसीज याद रखना, बेसिलिस मेगाथ्रियम। एक तो ये बैक्टीरिया याद रखना, बेसिलिस पोलीमिक्सा, बेसिलिस पोलीमिक्सा, ये बैक्टीरिया है, बेसिलिस स्पीसीज के, ध्यान रखना। जो भी फास्फोरस सोल्यूबल को बढ़ाएंगे वो बेसिलिस स्पीसीज के हैं। बेसिलिस स्ट्राइटा, बेसिलिस स्ट्राइटा, तो याद रखोगे वो जैव ऊरक जो फास्फोरस, वो जैव ऊरक जीवाणु जो फास्फोरस की विलयशीलता को बढ़ाते हैं और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की में वृद्धि करते हैं, जिससे पौधे आसानी से फास्फोरस को ग्रहण कर लेते हैं। तो वो कौन से हैं बेटा, वो आपको याद रखना है। इसमें बेसिलिस पोलीमिक्सा, बेसिलिस स्ट्राइटा, बेसिलिस मेगाथ्रियम, दूसरा इसमें ये हो गया। अब इसका दूसरा, ये तीनों आपको याद रखने हैं बेसिलिस स्पीसीज के, बेसिलिस मेगाथ्रियम, बेसिलिस पोलीमिक्सा, बेसिलिस स्ट्राइटा। उसके बाद में तीसरा उदाहरण है इसका, दूसरा P2O5 गोलक कवक। ये बैक्टीरिया थे, ये बैक्टीरिया की प्रजाति थी बेसिलिस। अब फास्फोरस गोलक कवक कौन कौन से, उनके एग्जाम्पल याद रखना। जो पौधों की जड़ों में वह कवक जो वृद्धि के दौरान कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ में वृद्धि के साथ साथ फास्फोरस की विलयशीलता को बढ़ाकर, जिससे पौधा आसानी से उसे ग्रहण कर लेता है, उसे आसानी से ग्रहण कर लेता है। तो एस्परजिलस आवामोरी, एस्परजिलस आवामोरी, एस्परजिलस आवामोरी याद रखना। एस्परजिलस आवामोरी लिख लो अपने नोटबुक में। और एस्परजिलस कैंडिडस, इसकी दूसरी कैंडिडस। तो वो कवक जो फास्फोरस की विलयशीलता को बढ़ाते हैं, तो वो कवक कौन कौन से हैं, फास्फोरस की गोलक क्षमता को बढ़ाते हैं, एस्परजिलस आवामोरी, एस्परजिलस कैंडिडिस। तो याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे। इसके बाद में सूक्ष्म जीवों में एक और आता है फास्फोरस गोलक एक्टिनोमाइसिटीज। फास्फोरस गोलक एक्टिनोमाइसिटीज के एग्जाम्पल, एक्टिनोमाइसिटीज, इसमें लिख लेना स्ट्रेप्टोमाइसिटीज। इसमें कौन सा आएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज। स्ट्रेप्टोमाइसिटीज स्पीसीज आती है इसमें। जितनी भी स्ट्रेप्टोमाइसिटीज की स्पीसीज है, स्ट्रेप्टोमाइसिटीज की स्पीसीज है, वो सारी फास्फोरस गोलक को बढ़ाती है। तो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया यहां पे देखो। फास्फोरस युक्त सूक्ष्म जीव, फास्फोरस की विलयशीलता को बढ़ाने वाले, यहां पर जड़ों में वृद्धि के साथ साथ कार्बनिक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पदार्थों को बढ़ाने के साथ साथ फास्फोरस की विलयशीलता को बढ़ाएंगे, जिससे पौधा ग्रोथ अच्छी करेगा। अब उनमें कौन कौन से सूक्ष्म जीव है, पहला मैंने बताया जीवाणु। पहला मैंने एग्जांपल आपको बताया जीवाणु। जीवाणु में मैंने बताया बेसिलिस स्पीसीज के मेगाथ्रियम पोलीमिक्सा स्ट्राइटा।
दूसरा मैंने आपको बताया फास्फोरस गोलक कवक। कवक में मैंने कौन कौन सा बताया? एस्परजिलस आवामोरी, एस्परजिलस कैनेडिस, याद रखना, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। और एक स्ट्रेप्टोमाइसिटिस स्पीसीज का एकिटिनोमाइसिटिस। ये सारे सूक्ष्म जीव जो हैं फास्फोरस को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। और एक सहजीवी के रूप में भी रहता है। एक याद रखना, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो फास्फोरस की विलयशीलता को बढ़ाता है और सहजीवी के रूप में रहता है वाम। सहजीवी के रूप में एक माइकोराइजा रहता है जो फास्फोरस की विलयशीलता को बढ़ाता है दलहनी फसलों में और सब्जियों में फास्फोरस की विलयशीलता को बढ़ाता है। विलयशीलता को बढ़ाता है। कौन सा है? जो सहजीवी के रूप में रहता है, सहजीवी के रूप में रहेगा। और वो एक प्रकार से क्या है? माइकोराइजा, वेसिकुलर अर्बोसुकुलर माइकोराइजा। हाँ, उदाहरण देखना, वेसिकुलर अर्बोसर्कुलर माइकोराइजा। माइकोराइजा इसको बोलते हैं वाम। इसको बोलते हैं क्या? वाम। ये करता क्या है? ये मुख्य रूप से आपको पता है कि सहजीवी के रूप में रहेगा। मक्का में रहता है, पौधों में कार्बनिक भोज्य पदार्थ करता है। दाल वाली फसलों की जड़ों में ये तंतु रूप में प्रवेश हो जाता है। देखो, दाल वाली हो, सब्जी वाली फसलें हो, मक्का हो, इनमें उनकी जड़ों में तंतु रूप में, शाखीय के रूप में ये पाया जाता है। वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा पाया जाता है जड़ों में, जो सहजीवी के रूप में रहता है। एक दूसरे से को लाभ पहुंचाता है, लेकिन ये किसको बढ़ाएगा? नाइट्रोजन को नहीं, ये फास्फोरस की विलयशीलता को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? फास्फोरस की विलयशीलता को बढ़ाने वाला सूक्ष्म माइकोराइजा कौन सा है, या सूक्ष्म जीव कौन सा है? जो मृदा से जल व खनिज लवणों को अवशोषित कर पौधों को प्रदान कराता है और कार्बनिक भोज्य पदार्थ करते हैं। पौधे को कार्बनिक भोज्य पदार्थ करवाता है। मृदा में खुद तो लेता ही लेता है भोजन, लेकिन कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाता है और फास्फोरस की सोल्युबिलिटी को बढ़ाएगा। किसकी सोल्युबिलिटी को बढ़ाएगा? फास्फोरस की सोल्युबिलिटी को बढ़ाएगा। और सभी प्रकार की जो है, सभी प्रकार की जो सब्जियां हैं, फ्रूट है, उनमें इसका यूज करते हैं। और इसका क्या क्या रहा है? फसलों में रोग उत्पन्न करना। ठीक है, तो ये याद रखना, नाइट्रोजन और फास्फोरस की उपलब्धता को आसानी से करवा देना, पौधों को आसानी से उपलब्ध करवा देना, साथ में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाना, ये किसकी वजह से होती है? वेसिकुलर अर्बोसर्कुलर माइकोराइजा की वजह से होती है। ये एक ऐसा माइकोराइजा, ये ऐसा सूक्ष्म जीव है जो सिम्बायोसिस के रूप में फास्फोरस की सोल्युबिलिटी को बढ़ाता है। सब्जियों में ले लो, दलहनी फसलों में ले लो, अदलहनी फसलों में ले लो। याद रखना, सही तरीके से याद रखना, सही मायने से याद रखना। तो ये मैंने आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट करवाया। एक तो जो नाइट्रोजन को बढ़ाने वाले और एक जो फास्फोरस की सोल्युबिलिटी को बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीव, ये दोनों के तीनों के मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताए और भी लिखाए।
अब कुछ ऐसे राइजोबियम स्पीसीज हैं जो दलहनी फसलों में किस तरीके से यूज होती है, कौन कौन सी प्रजाति वो यूज होती है, उसके बारे में लिखते हैं। देखो कुछ राइजोबियम स्पीसीज हैं, वो लिख लेना, जो दलहनी फसलों में या अदलहनी फसलों में नाइट्रोजनी फिक्सेशन को यानी कि नाइट्रोजन प्रोवाइड कराती है, जैसे राइजोबियम मेलोटी, राइजोबियम प्रजाति, और फसल, फसल का नाम लिख लेना और यहां पर कौन सी राइजोबियम प्रजाति है। कुछ ऐसी स्पीसीज है राइजोबियम स्पीसीज की, जैसे राइजोबियम मेलोटी, अब इसके लिए कौन कौन सी फसल है याद रखना, एक तो रिंजगा मेथी, रिंजगा और मेथी, कौन सी है, रिंजगा और मेथी। राइजोबियम ट्राइफुलाई, ट्राइफोलाई, राइजोबियम ट्राइफोलाई का भी एग्जाम्पल याद रखना, बरसीम, नाइट्रोजन फिक्सेशन सर्वाधिक करती है राइजोबियम ट्राइफोलाई। राइजोबियम फेजियोलाई, फेजियोलाई, ये स्पीसीज भी याद रखना जो तीव्र गति से वृद्धि करने वाली होती है। राजमा, सेम और मोठ, ये आप लिख लेना। राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम जैपोनिकम, इसको भी याद रखना। सोयाबीन, सोयाबीन, राइजोबियम लोटी और राइजोबियम फ्रेडी। राइजोबियम स्पीसीज, एक केवल राइजोबियम स्पीसीज लिख लो सारी। राइजोबियम स्पीसीज, और राइजोबियम स्पीसीज में लिख लो कौन कौन सा है, लोबिया, मूंग, उड़द, चना, अरहर, लोबिया, मूंग, उड़द और चना। तो ये सारी स्पीसीज का ध्यान रखना आप, ये सारी स्पीसीज आपने लिख ली होगी, बायो फर्टिलाइजर के रूप में नाइट्रोजन के उसको बढ़ाती हैं।
ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कि राइजोबियम जो स्पीसीज है कौन से पीएच पर सबसे अच्छा कार्य करती है। तो राइजोबियम के लिए उपयुक्त पीएच होता है, एक नोट करके एक लाइन लिखना, राइजोबियम के लिए उपयुक्त पीएच मान मृदा में 5.5 से 7 पीएच मान के बीच में होता है, ध्यान रखना 5.5 से 7 के बीच में। ठीक है, अब मैंने आपको एक बताया था बैक्टीरिया एजेक्टोबैक्टर, एक एक के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, वो क्या है और किस तरीके से कौन सी फसलों के लिए सबसे अच्छे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एक छोटा सा, मैं आपको सबसे पहले हम लेते हैं मुक्त जीवी एजेक्टोबैक्टर। एजेक्टोबैक्टर के बारे में देखेंगे, देखो एक एक देखेंगे। एजेक्टोबैक्टर, एजेक्टोबैक्टर में सबसे पहले तो ये मुक्त जीवी के रूप में रहता है, मुक्त जीवी के रूप में रहता है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये। दूसरा याद रखना, ये जीवाणु ग्राम नेगेटिव जीवाणु है, ग्राम नेगेटिव है, ये ग्राम नेगेटिव जीवाणु है, ये याद रखना। ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, पौधों की जड़ क्षेत्र के पास रहते हुए, ये जो पौधा होता है इस पौधे की जड़ क्षेत्र के पास रहेगा, ये देखो ब्लू कलर का, और हेट्रोसिस प्रकार जड़ क्षेत्र के पास रहेगा, और वायुमंडलीय नाइट्रोजनी फिक्सेशन करेगा, N2 का फिक्सेशन करेगा, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा, ये वायुमंडल के नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा। ये मुक्त जीवी के रूप में ग्राम नेगेटिव जीवाणु है, और पौधों के जड़ों के पास में इस तरीके से पाया जाता है, जालनुमा कवक जालनुमा रूप में, और नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है, जिसमें मृदा में सुधार होता है, और 10 से 20 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्राप्त करता है। जैसे गेहूं, जौ, मक्का, कपास, किस किस के लिए है ये उदाहरण याद रखना, गेहूं, जौ, मक्का, कपास, याद रखना गेहूं, जौ, मक्का और कपास, और तिलहनी फसलों में भी यूज करते हैं इसका, तिलहनी फसलों में और सब्जियों में भी। तो बेटा एजेक्टोबैक्टर ऐसा मुक्त जीवी जीवाणु है जो पौधों की जड़ों के पास में रहेगा, और वहां रहते हुए नाइट्रोजनी का फिक्सेशन कर कर पौधों को आसानी से नाइट्रोजन उपलब्ध करवाएगा। और ये किस किस फसल के लिए उपयोगी है, ये गेहूं में एदलनी फसलों के लिए, मैंने बताया सिम्बायोसिस के रूप में कौन सी फसलों में रहेगा, एदलनी फसलों में। और जैसे गेहूं, जौ, मक्का, कपास, तिलहनी फसलें और सब्जियां जितनी भी हैं, वहां पर एजेक्टोबैक्टर नाइट्रोजनी फिक्सेशन करने का काम करता है। एजोस्पर्लियम, एजोस्पाइलियम दूसरा है, और एजोस्पाइरिलियम जो है उसका ध्यान रखना, ये एक वायुप्रिय जीवाणु है,
यह एक वायु प्रिय जीवाणु है। वायु प्रिय जीवाणु है, याद रखें, यह भी मुक्त जीवी के रूप में रहता है। तो यहां पर ये मुक्त रूप में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और वर्दी नियामक पदार्थों का उत्सर्जन करता है। वर्दी नियामक पदार्थों का, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड, ऑक्सीजन जो है, वर्दी नियामक पदार्थों का उत्सर्जन करेगा। वर्दी नियामक पदार्थों का उत्सर्जन का मतलब होता है इंडोल एसिटिक एसिड Ga3 आदि की वर्दी का क्या करेंगे, पदार्थ प्राप्त करता है। देखो ये किस किस को बढ़ाएगा, ये हार्मोन्स की को वृद्धि करेगा पौधों में। हार्मोन जैसे इंडोल एसिटिक एसिड Ga3, इन हार्मोन की को पौधों में बढ़ाकर देगा, वृद्धि करेगा। कौन सा, एजोस्पार्लियम। वायु प्रिय जीवाणु है, मुक्त जीवी के रूप में रहता है, मुक्त जीवी के रूप में रहता है। ये भी वायु प्रिय है और साथ में ये सूक्ष्म, देखो ये साथ में क्या करता है, फसलों में 15 से 30% उपज में वृद्धि करता है। ये ऐसा वायु प्रिय है जो 15 से 30% तक यील्ड में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। यील्ड में क्या करेगा, ये वृद्धि करेगा। और ये कौन सी फसलों के लिए उपयुक्त है, धान, ज्वार, बाजरा, गन्ना। याद रखना, एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल लिखा रहा हूं, याद रखना। धान, ज्वार, बाजरा, धान, ज्वार, बाजरा, गन्ना, मक्का, गन्ना और मक्का। मक्का में दोनों काम करते हैं। तो एजोस्पर्म के लिए पूछा जाता है कि धान में सबसे अच्छा ज्वार और बाजरा और गन्ना, ये 4 चीज तो याद ही रखना है। साथ साथ ये क्या करता है, पौधों की जड़ों में माइकोराइजल इन्फेक्शन को बढ़ाता है। पौधों की जड़ों में माइकोराइजल इन्फेक्शन जो होता है ना, उसको बढ़ाएगा। अर्बोवेसिकुलर की माइकोराइजा की क्षमता को बढ़ाएगा, फास्फोरस सोल्युबिलिटी को बढ़ाएगा। तो इस तरीके से एजोस्पार्लियम जो जीवाणु है वो एग्जाम्पल जरूर आपके पूछा जाता है धान, ज्वार, बाजरा और गन्ना के बारे में। तो ये जो आपकी क्लास हुई है, ये आपकी जो है एग्रोनॉमी में कंप्लीटली आपके जो खाद है वो मैंने लगभग कंप्लीट, इसके उपयोग करने की विधि और बतानी है और सारी चीजें मैंने अच्छे से बता दी। अब मैं आपको बता देता हूं, कल हमारे सारे फैकल्टी जो एग्रीकल्चर की फैकल्टी है वो सारे हैं, जीके वाले भी जो एग्रीकल्चर पढ़ा रहे हैं, उनका एफएसओ का एग्जाम है, फूड सेफ्टी ऑफिसर का। एग्रीकल्चर की नहीं हो पाएगी, जीके की रिकॉर्ड होकर डल जाएगी। हिंदी के कोई प्रोग्राम में गए हुए हैं महाकाल के 4-5 दिन, तो वो आ जाएंगे, तो उनकी भी क्लासेज जो है संधि कंप्लीट होते हैं वो 15-20 दिन में आपका कोर्स करवा देंगे हिंदी का।
संधि 1-2 क्लास की संधि है, उसके बाद में 10-15 दिन में आपका हिंदी का कोर्स करवा देंगे। उसके बाद में जीके की आपकी चल ही रही है, एग्रीकल्चर की आपकी चल रही है, तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें। एग्जाम की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से डिस्टर्बेंस हुआ, हम रेगुलर करने की इसको कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आज की इस क्लास में मैंने आपको जे उर्वरक के बारे में बताया, जो अच्छे से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, बिल्कुल डिटेल से समझा दिया। इससे बाहर आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में कोई नहीं पूछा जाएगा। डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्पल का, डायरेक्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्पल का, जो मैंने अच्छे से बताया आपको एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 2 अलग अलग का भी मैंने अच्छे से बता दिया। इसको सीड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसका मर्दा सोयल ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, पौध में उपचार कैसे करते हैं, इसको देने की विधि क्या क्या है। आर्टिफिशियल, देखो नेचुरल रूप में तो ये पाए जाते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल रूप से हम इसको सीड ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, सोयल ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, ट्यूबर ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज करके कितना रखना चाहिए, कितना ग्राम रखना चाहिए, इसकी विधि और आपको बतानी है। आज नहीं, वंशी का आज नहीं चलेगी जीके की, ठीक है। मंगलवार को एग्जाम है, वेडनेसडे से चलेगी, लेकिन जीके की क्लास जरूर आपके फोल्डर में डल जाएगी, ठीक है। आप पढ़ते रहो, बस तैयारी करते रहो, और हमारा सपोर्ट जो है पूरा मिलता रहेगा आपको। जुलाई और अगस्त तक आपका, 15 अगस्त के बाद तक आपका पूरा सिलेबस हम कवर कराने की कोशिश करेंगे। हमारा एनिमल हस्बेंड्री का, एग्रोनॉमी का चल रहा है, वो जुलाई में कंप्लीट हो जाए। अगस्त में हम जो है आपको हॉर्टिकल्चर पढ़ा देंगे, साथ में आपकी जीके रिकॉर्ड चल रही है, हिंदी चल ही रही है, और टेस्ट आपका जो है आज मंडे को डल जाएगा। आपका एक जो टेस्ट है वो आपको मंडे को डल जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।